गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालना, ये हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो हम लोग डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालना ना स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले हम लोग फ्रेम्स के लिए सीखेंगे, फिर हम लोग बीम्स के लिए सीखेंगे, फिर हम लोग ट्रसेस के लिए सीखेंगे। और डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालने के कई मेथड लोग यूज करते हैं। आप अलग अलग बुक्स देखेंगे ना, उसमें इंडिटरमिनेसी को फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं, बट फाइनल जो रिजल्ट आता है वो सभी तरीके से सेम आता है। ठीक है, तो ये जो मैं मेथड बता रही हूँ ये मेरा मेथड है। मतलब आपको कुछ बुक्स में ये मिल जाएगा, लेकिन कुछ बुक्स में अलग तरीके से भी निकालते हैं, बट रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, और आप ना डीपली जब इस चीज को देखेंगे तो सभी लगभग सही बोल रहे होते हैं, ये चीज है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी अवेलेबल होती हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशंस अवेलेबल होने का मतलब है जैसे ये आप लोगों ने सीखा होगा, जैसे ना आप लोगों को ध्यान होगा कि जब हम लोग किसी बीम को सॉल्व करते हैं तो हम लोग सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं। मतलब एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का समेशन इक्वल टू 0। ये आप लोगों ने मैकेनिक्स में भी सीखा होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का समेशन इक्वल टू 0 किसी भी एक स्ट्रक्चर पे। ये एक इक्वेशन होता है। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 ये भी एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले, या इसे एक्स की जगह आप लोग एच करिए तो ज्यादा समझ आएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का समेशन इक्वल टू 0, और ये है वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का समेशन इक्वल टू 0। ये हुआ फोर्सेस की बात, जितना आप लोगों ने अभी तक सीखा है। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक बीम है, इसमें कुछ कुछ ऐसे फोर्सेस लगे हुए हैं, ऐसे कुछ कुछ फोर्सेस लगे हुए हैं, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ इंड है तो इनके ये रिएक्शन लगे हुए हैं, ऐसे कुछ। तो हम लोग हमेशा सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करते हैं ना, कि ये एफ ए, अगर ये वी ए है, ये वी बी है, तो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू W1 प्लस W2 ये करते हैं ना। तो हम लोग मतलब ये वाला इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं। तीसरा इक्विलिब्रियम होता है जेड एम जेड, मतलब कि जेड डायरेक्शन के अबाउट मोमेंट जो है वो होगा 0। ये तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आप लोगों ने सीखी हुई हैं, और अभी तक आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखे हैं या सीखे हैं वो कहलाते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर कहलाते हैं। प्लेनर स्ट्रक्चर जहां पे भी आपको बोला जाए, इट मीन्स वो एक 2D स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा है, मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 डायरेक्शंस हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, या आपको जो समझ में आया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ये 2 डायरेक्शन में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे बीम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 डायमेंशन हो, इतना सफिशियंट है, तो ये बीम एक प्लेनर स्ट्रक्चर में आएगा। अब अगर बात करें फ्रेम्स की, तो फ्रेम प्लेनर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, स्पेस स्ट्रक्चर भी हो सकता है। फ्रेम क्या है अभी आप लोग डिटेल में देखेंगे। जस्ट फ्रेम एक ये क्या है, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना है, जरूरी नहीं है कि फिक्स ही हो, मैं फिक्स बना रही हूँ, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना है, ये तो जस्ट मैंने ना एक ही इसका बना दिया, ये कितना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना है ना, ये एक फ्रेम है। ठीक है, तो ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम एक 2D स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने शो किया है। किसी भी मेंबर को, सपोज हमें इस मेंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम बता सकते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, हम बता सकते हैं कि ये एक वर्टिकल मेंबर है। लेकिन अगर इसी जगह मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा फ्रेम बना दूं, एक ये
एक ये और ये कुछ इस तरह कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। सॉरी, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, ठीक। और इनके अपने अलग अलग यहाँ पर ऐसे कोई भी ज्वाइंट है, मतलब कोई भी इसमें इंड है, किसी भी तरीके का इंड है, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब अगर हमें इससे रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारा स्ट्रक्चर आता है 3D स्ट्रक्चर की कैटेगरी में, यानी स्पेस स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है ये। क्योंकि देखिए, हम इस स्ट्रक्चर इसको तो बता सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये एक वर्टिकल मेंबर है, लेकिन इस मेंबर को बताने के लिए हमें तीसरी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। मतलब हमें एक्स वाई जेड 3 डायमेंशंस की जरूरत होगी मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है 3D स्ट्रक्चर या फिर स्पेस स्ट्रक्चर। देखिए, ये चीज तो आपको देखकर ही समझ में आ जाएगी कि ये अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें तीसरी डायरेक्शन भी यूज की जा रही है मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये 3D स्ट्रक्चर होगा। या फिर आपको सीधे ना मेंशन होता है, क्वेश्चंस में मेंशन होता है कि ये एक स्पेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपको ये पहचानना बहुत आसान है कि 2D स्ट्रक्चर है कि 3D स्ट्रक्चर है। अभी नेक्स्ट देखिए, 2D स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर, आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि 2D स्ट्रक्चर में 2D स्ट्रक्चर में जो हमारे पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं वो 3 होती हैं, जो कि आप लोगों ने आज तक यूज किया है। सिग्मा एफ एक्स, मतलब सिग्मा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन इक्वल टू 0, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन इक्वल टू 0, और जेड के अबाउट मूवमेंट इक्वल टू 0। यानी हम देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है ये है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये इधर जेड है, इधर साइड जेड है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है उसको उसको मतलब किसी भी मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फोर्सेस की। तो देखिए यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में है, फोर्सेस इस डायरेक्शन में हो सकते हैं, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, फोर्सेस इस डायरेक्शन में हो सकते हैं, इनका समेशन इक्वल टू 0, ये दोनों ठीक है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि z के अबाउट मूवमेंट इक्वल टू 0 बोल रहा है। तो z के अबाउट मूवमेंट इक्वल टू 0 कि देखिए, जब किसी मेंबर में मोमेंट लगेगा तो वो या तो ऐसे लगेगा, मतलब या तो ऐसे लगेगा और या तो ऐसे लगेगा। अब ये जो मोमेंट है, ये अगर आप देखें तो किस एक्सिस के अबाउट है, तो ये z एक्सिस के अबाउट है। ऑल्दो ये है कि मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें z एक्सिस का जरूरत नहीं है, लेकिन मोमेंट अगर हो रहा है तो एक्स वाई प्लेन में जो मोमेंट होता है वो z के अबाउट होता है, ठीक है। तो 2D स्ट्रक्चर या प्लेनर स्ट्रक्चर में जो अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं वो 3 होती हैं, और ये है पहली इक्वेशन, ये है दूसरी इक्वेशन, और ये है तीसरी इक्वेशन। नेक्स्ट आता है हमारा 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर जो हमारा है उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 डायमेंशंस की जरूरत होती है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ठीक है। मतलब हमारा स्ट्रक्चर ही 3D व्यू में दिखेगा। अब 3D व्यू में अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो है वो 6 होती हैं, 3 फोर्सेस के लिए और 3 हमारा होता है मोमेंट के लिए, ठीक है। तो वो लिखते हैं कौन कौन सी हैं। सिग्मा एफ एच इक्वल टू 0,
सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0। ये तीन फोर्सेस के लिए हैं और तीन मोमेंट के लिए। एक्स के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0, वाई के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 और z के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0। इन सभी में समेशन लगाना है। तो ये आपको टोटल 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस दिख रही हैं, क्योंकि देखिए अब हमारे पास तीन प्लेन हैं। लिख देती हूँ, ये x, ये है y और ये है z। तीन डायरेक्शंस हैं तो तीन प्लेन हैं। एक ये है एक्स वाई प्लेन, ये है वाई जेड प्लेन और ये है जेड एक्स प्लेन। ठीक, अभी ये तीनों प्लेन पे जब एक एक प्लेन को लेंगे, जैसे अभी तक हमारे पास 2D में सिर्फ एक प्लेन था एक्स वाई प्लेन, तो उसके लिए मोमेंट जो था वो z के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 था। तो जब हमारे पास अब तीन प्लेन है तो तीनों के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर जो एक डायरेक्शन होगी उसी के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 होगा। तो जब हम लोग एक्स वाई को लेंगे तो z के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 होगा। ये एक अवेलेबल इक्वेशन है। जब हम लोग वाई जेड को लेंगे तो x के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 होगा। और जब हम लोग जेड एक्स को लेंगे तो सॉरी, पहले x के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 होगा और जब हम लोग जेड एक्स लेंगे तो y के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 होगा। तो तीनों मोमेंट, तीनों डायरेक्शन के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0। और जब हमारे पास तीन डायमेंशंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एक वर्टिकल डायरेक्शन है और एक z, इसके अबाउट भी इसके डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का समेशन इक्वल टू भी 0 होगा। तो यानी जब हम बात करते हैं 3D स्ट्रक्चर की या फिर स्पेस स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो हैं वो 6 होती हैं और वो ये आपके सामने लिखी हुई है। अभी ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये इक्वेशंस आपको याद रखने की जरूरत है, आपको ये डिजिट याद रखने की जरूरत है। इसे मेमोराइज कर लीजिए कि अगर 2D स्ट्रक्चर या प्लेनर स्ट्रक्चर बोला जाता है तो 3 या 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं और ये सामने लिखी हुई हैं। और अगर 3D स्ट्रक्चर है या स्पेस स्ट्रक्चर है तो 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं और वो ये लिखी हुई है। इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब इसी टॉपिक पे एक दूसरा सब टॉपिक देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर टाइप ऑफ जॉइंट कौन सा है तो उसमें अननोन फोर्सेस कौन कौन से होते हैं 2D के केस में और 3D के केस में, ये दोनों देख लेते हैं। इधर हम जॉइंट बना देंगे, बीच में हम लिख देंगे 2D के लिए देख लेंगे और इधर साइड हम लोग 3D के लिए देख लेंगे। ये 2D के लिए हो गया, ये हो गया 3D के लिए। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि टाइप ऑफ जॉइंट कौन सा है। तो फर्स्ट जॉइंट हम लोग ले रहे हैं रोलर। सभी को पता है रोलर कैसा होता है, लेकिन जब ये बेसिक्स हैं तो मुझे आपको बताने पड़ेंगे। रोलर को रिप्रेजेंट करने या उसका डायग्राम बनाने का तरीका ये है। एक ट्रायंगल और उसके नीचे ऐसे रोलर्स 2 3 जितना बन जाए, मेरे इसमें स्पेस कम है तो मैं 2, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक लाइन, उसके बाद नीचे फिर से एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे ये होता है रोलर का सिंबल।
इसको बोलते हैं हम लोग रोलर ज्वाइंट। रोलर ज्वाइंट। अभी रोलर ज्वाइंट अगर 2D है, अगर 2D है तो कौन कौन से इसमें फोर्सेस लगेंगे, या अननोन फोर्सेस कौन, जिसे हम लोग अननोन अननोन रिएक्शंस बोलते हैं या अननोन एलिमेंट्स बोलते हैं। जब हम डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालते हैं तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। ये हमने एक बना दिया 2D के लिए, और ऐसा ही हम एक बना देंगे 3D के लिए। ठीक है। तो एक चीज नोट करिए कि चाहे 2D हो या 3D हो, रोलर जॉइंट जहां पर लगा हुआ है वो हमेशा जो रोलर से जो सपोर्टेड जो स्ट्रक्चर या जो रोलर जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक रिएक्शन देता है, या नॉन रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ एक प्रोड्यूस करता है, चाहे 2D हो या 3D हो। और उसका डायरेक्शन क्या होता है, जैसे देखिए रोलर का डायरेक्शन, यहाँ पे एक रोलर जॉइंट लगा हुआ है, तो ये जो रोलर जॉइंट है ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एज अ वर्टिकल डायरेक्शन, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक रिएक्शन देता है, तो ये रिएक्शन होगा। अब चूंकि सिर्फ जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है, चाहे वो 2D हो या 3D हो, जब एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन लग रहा है, तो मतलब चाहे 2D हो या 3D हो, एक ही डायरेक्शन दोनों में कंसीडर होगी और उसी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन अवेलेबल होगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा लगभग हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा ऐसा वर्टिकल टाइप में भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कैसी सिचुएशन में लगा हुआ है जो। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे सामने दिख रहा है, तो हमारे पास 2D के केस में अननोन रिएक्शंस अवेलेबल होते हैं 1, जो कि आपको दिख रहा है, और 3D के केस में भी अननोन रिएक्शन होते हैं 1। इसे याद रखना है क्योंकि बाद में यही चीज जो है वो हम लोग को यूज करनी है। नेक्स्ट जो हमारा ज्वाइंट होता है वो होता है हमारा पिन ज्वाइंट, और पिन ज्वाइंट का जो सिंबल होता है वो ये है, एक ट्रायंगल बना देते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं और उसी की डायमेंशन को ऐसे बढ़ा देते हैं, और ये जस्ट यहाँ पर ऐसे ये होता है पिन जॉइंट हमारा। हाँ बेटा, शिवम बेटा एक जो पूछा है इसे रोलर जॉइंट बोलते हैं। हाँ, ये रोलर जॉइंट, रोलर सपोर्ट, ये सब सेम है। मैं आपको जॉइंट बता रही हूँ ना, कंडीशंस जॉइंट की बता रही हूँ, कितने तरीके के जॉइंट होते हैं, तो इसे हम लोग सपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सपोर्ट में भी अभी आप बात बोलेंगे, इंटरनल सपोर्ट होता है, एक्सटर्नल सपोर्ट होता है, तो वो चीजें धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। अभी जस्ट ये समझो कि टाइप जॉइंट्स के टाइप क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये रोलर एक्सटर्नल सपोर्ट भी क्रिएट कर सकता है और इंटरनली भी सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट्स ही हैं, जॉइंट सपोर्ट सब सेम है। तो ये जो है ये रोलर सपोर्ट था, और ये है हमारा पिन जॉइंट या पिन सपोर्ट। पिन जॉइंट या पिन सपोर्ट। अभी 2D के केस में
अच्छा एक चीज और है, ये रिएक्शंस जो हम लोग बता रहे हैं ये स्ट्रेट होगा, ठीक है, वो समझ लेना आप लोग, स्ट्रेट है। ये जस्ट मैं कॉपी कर दे रही हूँ आगे। ये देखिए, यहाँ पर जो हमने रोलर बोल दिया, रोलर में एक रिएक्शन, ये सपोर्ट, एक रिएक्शन क्रिएट होता है। तो ऐसा क्यों, ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग इसमें फोर्स लगाएंगे, हम लोग इसमें फोर्स लगाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लगाएंगे, ठीक है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन क्रिएट करेगा और इस रोलर को नीचे की ओर नहीं धंसने देगा या नीचे की ओर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पर एक रिएक्शन दे रहा है। लेकिन अगर यही काम हम फोर्स लगा दे इसमें हॉरिजॉन्टल, तो ये रोल हो जाएगा, ये आगे की साइड बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि इसमें हॉरिजॉन्टली मूवमेंट को रोकने के लिए कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसमें सिर्फ एक रिएक्शन है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। सेम इसी तरह जेड डायरेक्शन के लिए भी आप देख सकते हैं कि अगर जेड डायरेक्शन, अब मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी, ये है जेड डायरेक्शन, ऐसे आपको बीम की तरह रिप्रेजेंट किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बीम हो, ये जस्ट मैं जॉइंट के बारे में बता रही हूँ। तो ये किसी भी फ्रेम में लगा हो सकता है, 2D 3D कुछ भी हो सकता है। तो अगर जेड डायरेक्शन में है तो जेड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, तो यानी जेड डायरेक्शन के लिए भी कुछ नहीं है, मतलब 3D में देखिए जेड डायरेक्शन के लिए भी नहीं है। बात करते हैं मूवमेंट की। तो जब हम लोग मूवमेंट लगाने लगेंगे, जब हम ऐसे इसके अबाउट ऐसे मूवमेंट कुछ लगा देंगे या लोडिंग की वजह से मूवमेंट आएगा, तो इसमें तुरंत रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे ना, इसमें थीटा बनने लगेगा, ऐसे स्लोप बनने लगेगा। तो ये स्लोप को भी बनने से रोक नहीं रहा, मतलब इसमें मोमेंट भी क्रिएट नहीं हो रहा। तो जब एक डायरेक्शन के लिए नहीं हो रहा तो बाकी 3 डायरेक्शन के लिए भी नहीं होगा। तो यानी हमारे इसमें है नंबर ऑफ, हाँ सही बोलिए, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक ही है, बाकी सभी के लिए मूव है फ्री कर, तो मतलब मूव होने के लिए फ्री है, इसलिए इसमें एक। अब इसे देखिए रोलर के लिए देखते हैं। रोलर के लिए समझिए, अगर हम ऐसे वर्टिकल फोर्सेस लगाते हैं तो हमारा पिन ज्वाइंट तुरंत वर्टिकल रिएक्शन देता है, ठीक है। तो यानी एक वर्टिकल रिएक्शन अवेलेबल है। हॉरिजॉन्टली अगर फोर्स लगता है तो ये तुरंत हमारा एक हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रिक्शन देता है या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टली भी मूव करने के लिए फ्री नहीं होता है। लेकिन अगर इसी जगह किसी तरीके से मोमेंट क्रिएट हो जाता है या मोमेंट हम खुद लगा देते हैं, तो ये तुरंत यहाँ पर एक थीटा शो करेगा या स्लोप शो करने लग जाता है। इट मींस कि ये मोमेंट के लिए फ्री, मतलब अगर मूवमेंट लगाएंगे तो उसके लिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह ये दो रिएक्शंस दे रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में। ये तो बात हुआ 2D के केस में। अगर बात करें 3D के केस में, तो देखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल तो लगेगा ही, हॉरिजॉन्टल तो लग ही रहा है, वर्टिकल तो लग ही रहा है। तो जब हम लोग जेड डायरेक्शन में भी लगाएंगे, किसी तरीके से फोर्सेस लगाएंगे, तो ये जेड डायरेक्शन के लिए भी रिएक्शन देगा, मतलब जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पर अवेलेबल जो हमारे पास अननोन फोर्सेस या अननोन रिएक्शंस जिनकी अभी हमें जरूरत है डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम निकालने में, वो क्या होगा, पिन ज्वाइंट के लिए 2D केस में 2 रिएक्शंस होते हैं, अननोन रिएक्शंस होते हैं या 2 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और 3D केस में 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तीनों ही रिएक्शंस हैं तीनों डायरेक्शन में, और यहाँ पे 2D है इसलिए टू डायरेक्शंस में, ठीक है। इतना तो आई थिंक रोलर और पिन ज्वाइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो ज्वाइंट है जो हम लोग सीखेंगे वो होगा फिक्स्ड ज्वाइंट।
फिक्स्ड जॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, और यहाँ पर हम इसे ऐसे शो करते हैं कि ये ऐसे, ठीक है। तो फिक्स्ड जॉइंट ये होता है, फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट, अभी फिक्स्ड जॉइंट में मैं एक तीनों जगह पे फिक्स बना देती हूँ एक, फिर इसमें लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं। अब इसमें लगने वाले फोर्सेस वगैरह को एनालाइज, देखिए अगर इसमें ऐसे डाउनवर्ड या वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया गया, तो इसमें तुरंत उसके लिए रिएक्शन जनरेट होता है। मतलब कि ये इस फोर्स की वजह से नीचे की ओर इस जॉइंट को नहीं जाने देता। मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स लगता ही है, 2D की बात करें तो। अब अगर किसी भी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ऐसे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो ये ऐसा नहीं है कि ये इधर की साइड मूव होने लगेगा, नहीं, ये मूव भी नहीं होगा। तो ये इसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन देता है, मतलब इसके लिए भी इसके पास रिएक्शन अवेलेबल है। मतलब दो डायमेंशन अगर हम ले रहे हैं एक्स और वाई, तो दोनों ही डायमेंशन में ये रिएक्शन दे रहा है। तो अगर 2D के लिए देखेंगे तो एक ये और प्लस एक जेड डायरेक्शन के लिए, मतलब तीनों डायमेंशन के लिए अवेलेबल है। अब 3D में रिप्रेजेंट करना मुश्किल है तो मैं इसको नहीं रिप्रेजेंट कर रही, बट आप लोग इस चीज को समझिए कि तीन फोर्सेस के लिए हमारे पास रिएक्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो 3 अवेलेबल है, यहाँ पर 2D है, 2 डायमेंशन है तो 2 अवेलेबल है। अब बात करते हैं मोमेंट की। तो अगर 2D है तो z डायरेक्शन में मोमेंट, मतलब ऐसा, जब ऐसा है तो ऐसा नहीं है कि अगर मोमेंट लगा तो इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। जहां पर ज्वाइंट है जस्ट उस जगह पर हमेशा हम लोग मोमेंट की वजह से जो थीटा हम लोग मानते हैं वो 0 मान रहे हैं। तो यहाँ पर कोई थीटा भी क्रिएट नहीं होगा, मतलब कोई स्लोप भी क्रिएट नहीं होगा। तो यानी इस मोमेंट के लिए भी हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, या एक अननोन रिएक्शन आता है जो कि मोमेंट के फॉर्म में है। तो मतलब 2D में जब भी हम लोग ये देखते हैं कि अवेलेबल अननोन फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो दो फोर्सेस हैं हमारे पास, दो फोर्सेस हैं और 1 मोमेंट है। और अगर चूंकि जब एक डायरेक्शन के अबाउट मोमेंट ये नहीं होने दे रहा है,
तो यानी बाकी के 2 के लिए भी नहीं होने देगा, मतलब 3D में तीनों के लिए नहीं होने देगा, तो मतलब तीनों डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल मतलब उस डायरेक्शन के करेस्पॉन्डिंग मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं है, प्लस क्या बोलेंगे इसको, फोर्सेस के लिए भी किसी भी तरीके का कोई वो नहीं दिखा है। तो टोटल जो हमारे पास अननोन्स अवेलेबल होते हैं 2D के केस के लिए वो 3 हैं और 3D के केस के लिए 6 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जो लोडिंग कंडीशन वगैरह दी हुई है या जो स्ट्रक्चर हमारे सामने दिया गया है, वो स्ट्रक्चर के जो अननोन्स हैं उनको हम, जो हमारे पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस थी, सिर्फ उनको यूज करके हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब वो इस तरीके का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। डिटर्मिनेसी भी 2 तरीके की होगी जो हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि जो हमारे पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं उनसे पूरी तरह सॉल्व हो जा रहा है, पूरी तरह सॉल्व हो जाने का मतलब जो हमारे पास अननोन्स हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं अवेलेबल इक्वेशंस से, मतलब कि सिर्फ किनका यूज करके, 2D के केस में वो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और मोमेंट किसी भी मतलब z डायरेक्शन के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0। इस तरह 3D के केस में वो अवेलेबल 6 इक्वेशंस, उनका यूज करके अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को सॉल्व कर ले रहे हैं। स्ट्रक्चर को सॉल्व करने का मतलब है सभी अननोन्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं, मतलब सभी रिएक्शंस फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अगर कोई मोमेंट अननोन है तो उसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं, जिस जगह पर हमें शेयर फोर्स चाहिए हम उसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं, कहीं पर मोमेंट चाहिए हम उसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी सिर्फ इसका थ्योरी समझिए क्योंकि इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो जब मैं आपको सभी रूल्स बता दूंगी आप उसके बाद ही कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करके सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वो कहलाता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। एक चीज और है कि जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर हमें किसी जगह पर शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालने की जरूरत महसूस होती है तो हमें उस कंपोनेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर उसकी फ्लेक्सिबल रिजिडिटी पता होना जरूरी नहीं है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के केस में हम क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर फ्लेक्सिबल रिजिडिटी यानी EI की वैल्यू के बिना ही उस स्ट्रक्चर में लगने वाले बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्सेस की वैल्यू को निकाल सकते हैं, या ऐसे कहें तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों ही मेंबर के क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर फ्लेक्सिबल रिजिडिटी यानी EI से इंडिपेंडेंट होते हैं। तीसरी चीज ये है कि टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है, और लैक ऑफ फिट मतलब अगर फिटिंग सही नहीं है तो उसकी वजह से भी कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है। ये 4
पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि लैक ऑफ फिट की वजह से कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होता, टेम्परेचर चेंज की वजह से कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होता, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स इंडिपेंडेंट होते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लेक्सिबल रिजिडिटी से, और इक्विलिब्रियम कंडीशन सफिशिएंट होती हैं किसी भी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए। सेम इसका अपोजिट हो जाएगा स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, यानी इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट नहीं होंगी किसी भी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए। हमें कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस की जरूरत होती हैं जो कि कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस कहलाती हैं, वो